हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट। और चैप्टर नेम क्या है हमारा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और शरीर द्रव एवं परिसंचरण। इस चैप्टर में हम लोग अपने बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, पर इससे पहले हमने डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट किया, और उसके बाद कौन सा किया हमने? दूसरा चैप्टर कंप्लीट। उस चैप्टर का नाम है हमारा रेस्पिरेशन। अब हम लोग आगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे इस चीज़ों में हम लोग इसमें ब्लड्स के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या इसमें होता है, और फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किस प्रकार से हार्ट की संरचना होती है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी का, और ये एनसीईआरटी से ही अपन पूरा कवर करेंगे। 100% एनसीईआरटी और बेस्ड रहेगा मेरा लेक्चर। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। सो आपको अच्छे तरीके से अपन समझाएंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बस यही है कि नीट के लिए आप तैयारी करते रहिए लगातार, और कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन होती है। कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। मेरे सर बोला करते हैं ऐसा हमेशा। और अब मेरी बात मानिएगा, मेरे हिसाब से चलिएगा। थोड़ा सा अगर आप गाइडेंस मेरे साथ अगर चलेंगे, मेरे मार्गदर्शन में, तो मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा। चिंता मत करिए, आपका टेंशन आप मुझे दे दीजिए। अपना टेंशन आप लोग बस मेरे साथ चलते जाइए और चैप्टर्स को अच्छे से रीड करते जाइए। सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा और अच्छे तरीके से करवाऊँगा। एनसीईआरटी कर रहे हैं, बस क्वेश्चन लगाते रहिएगा, एमसीक्यूज़ वो भी मैं करा देता, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं। मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कुछ एग्ज़ामों का, और इस नीट का भी तो साथ में, और मेरे कुछ नंबर से ही इस बार मैं रह गया था। इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता। नहीं तो मैं क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह भी चला दूँ, 20-20, 25-25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूँ, और आप लोगों का उसमें हेल्प हो जाएगा। पर इतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, नीट एस्पिरेंट है वो तो बहुत होशियार बच्चे होते हैं। हाँ, मैं फ़िज़िक्स के भी सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बेसिक मैथ तो आप लोग कर ही लिए होंगे, उसके बाद से तो क्या करूँ, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ये लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं बस। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कर दिया करिए। आपको जो दिक्कत हो, तो कुछ भी जैसे लग रहा हो, सर ये समझ नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं उसको फिर से आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा उस टॉपिक को, या फिर पर्टिकुलर वो जो सब टॉपिक होगा। तो चीज़ें आप लोग बता दिया करिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका हेल्प हो जाएगा, या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबका कवर हो जाएगा चीज़ें। और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का बनाऊँ ये भी बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ वैसे कि मुझे 12th भी स्टार्ट कर देना चाहिए, पर अभी सोचता हूँ कि स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, बस वही अभी चल रहा है। पर मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ आपका फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसे स्टार्ट करता हूँ। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जेनेटिक्स इवोल्यूशन, यही और बहुत सारे चैप्टर हैं। 12th तो थोड़ा आसान है 11th की अपेक्षा, थोड़ा नहीं बहुत आसान है, वो आपको आराम से चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो चलिए, बहुत समय हम लोग अपना ख़राब किए। इस चैप्टर में शरीर द्रव और परिसंचरण, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रुधिर, लसिका, ऊतक द्रव, परिसंचरण पथ और द्विपरिसंचरण, और हृदय क्रिया का नियंत्रण, और परिसंचरण से संबंधित रोग। ये इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कुछ बना के रखा था, वो आपको मैं दिखा दूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में 45% प्लाज्मा होता है, जिनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना। और 45 और 55% क्या हो, 45% हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और 55% जो 55% है वो हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% जल होता है, और 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। तो ये इतना
ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा याद रखने के लिए, मैं रिकॉल के लिए अपने अच्छे से लिख लिया था। हाँ, और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि कौन क्या करता है। तो ये मैं ऐसे याद किया था ट्रिक इसका कि एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑस्मोसिस, एल्ब्यूमिन ऑस्मोसिस तो परासरण नियमन का कार्य करती है, और ग्लोब्यूलिन जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मदद करती है। तो इस तरीके से मैं तो याद किया था, आप लोग भी इसी तरह से याद कर लीजिए तो भूलेगा नहीं कि ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन क्या करता है। तो अब तक आप ये सीख चुके होंगे कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन पोषण अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु विशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है, और अतः इन पदार्थों को कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणियों जैसे स्पंज व सिलिंड्रेट में बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में होता है, जिनमें कोशिकाओं द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणियों में पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। विशेष तरल का उपयोग विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित सभी उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है, ब्लड हमारा। और एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में रुधिर एवं लसिका ऊतक द्रव के संगठन एवं उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। इस चैप्टर में हम इतना ओवरव्यू दे दिया गया है कि जो होते हैं छोटे, मतलब सिलेंट्रेट और स्पंज होते हैं, उनमें तो बॉडी कैविटी होती हैं, जिससे कि वो सब शरीर गुहाओं से ना वो कर लेते हैं परिसंचरण और गैसों का विनिमय कर लेते हैं। पर जो उच्च हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक जटिल, एक उनमें ऊतक द्रव होता है, तरल होता है, जिसे रक्त बोलते हैं। और लसिका, लिम्फ क्या होता है, लसिका जानते हैं क्या होता है? आपको मैं सरल भाषा में बता देता हूँ। जैसे कि जो हमारा ब्लड है ये तो कैपिलरीज में बह रहा है, आर्टरी और वेन में, और जो कुछ पदार्थ हैं जो कि ये आर्टरी और वेन से बाहर निकल जाते हैं, जो हमारी धमनी और सिरा है उससे बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उनको पुनः हमारे एक सिरा में या धमनी में प्रवेश भेजने के लिए एक लसिका तंत्र होता है, और लसिका तंत्र उस बाहर के फ्लूइड को इकट्ठा करके फिर से हमारे कैपिलरीज में, आर्टरीज, वेन्स में भेज देता है। एक बड़ी सिरा में भेजता है, वो पर्टिकुलर है, तो वो जो उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वही हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक लसिका द्रव होता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। 18.1 रक्त एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य, अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक द्रव्य है जिसमें मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। अब नंबर 1 हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कि रक्त के आयतन का 55% होता है। इसमें 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजिन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में व स्कंदन में मदद करता है, और ग्लोब्यूलिन का उपयोग प्रतिरक्षा तंत्र में उपयोग किया जाता है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरण संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने व स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में होते हैं, और बिना स्कंदन कारक के प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, सीरम। अगर उसमें स्कंदन कारक नहीं, फाइब्रिनोजन नहीं है, तो उससे बिना स्कंदन कारक के प्लाज्मा को नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या बोलते हैं, इसे सीरम बोलते हैं। हाँ, अब इसे मैं एक बार और समझा दूँ आपको। तो वो मैंने बता ही दिया था कि प्लाज्मा में क्या क्या हमारा होता है और किस तरीके से ये प्लाज्मा का कार्य होता है ना। ये आपको बताया, पीले रंग का गाढ़ा तरल है और जिसमें 90-55% बनाता है हमारे
रक्त के आयतन का 55% बनाता है। 90 से 92% प्लाज्मा में तो वाटर ही होता है, और इसमें 6 से 8% क्या होगा, प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन होगा। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ये उपस्थित प्रोटीन होते हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन की आवश्यकता होती है और ज़रूरी होता है। और फिर ऐसे ही हमारा जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोसिस परासरण नियमन का कार्य करता है, और ग्लोब्यूलिन जो है वो ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ग्लोब्यूलिन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों के कार्य थे। और अब हम संगठित पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। संगठित पदार्थ हमारे रुधिर में जो होते हैं उनके बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो लाल रुधिर कणिकाएँ संगठित पदार्थ जो है 18.1.2 लाल रक्त कणिकाएँ इरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएँ ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स ये पट्टिकाणु को संगठित रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हमारे रक्त में होते हैं उन्हें संगठित पदार्थ, और ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं, 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएँ अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या से आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 5 से 50 लाख पर mm3, रक्त के आयतन में 5 से 5.5 मिलियन पर mm3, 5 to 5.5 मिलियन पर mm3 होती है। और वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ किस में बनती हैं, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाएँ में केंद्रक नहीं पाया जाता। बर्ड्स में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखिएगा। बर्ड्स में जो हमारी रेड आरबीसीज होती हैं, पर हमारे जो मैमल्स में होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसीज में, मैमल्स के आरबीसी में। तो और इनमें किसका और इनकी आकृति उभयोत्तल बाईकॉन्केव होती है, अवतल लेंस जैसी। और इनमें लाल रंग का एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है इनका लाल रंग। और एक स्वस्थ मनुष्य प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य में हमारा 100 ml ब्लड में पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन एवं गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसतन आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा के द्वारा होता है, लाल रक्त का कब्रिस्तान जिसे बोला जाता है। अब हमारा आ गया आरबीसी तो कंप्लीट हो गई। अब ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से इसे श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं, और इनमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम, औसतन 6000 से 8000 पर mm3 होती है। सामान्यतया ये कम समय तक जीवित रहते हैं। इनकी दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो हमारा ग्रेनुलोसाइट तथा दूसरा एग्रेनुलोसाइट। तो हमारी जो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और जो मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, एग्रेनुलोसाइट। अकणकोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक, लगभग 60 से 65% न्यूट्रोफिल, और बेसोफिल की संख्या सबसे कम 0.5 से 1% होती है। अब ये डायग्राम है, देखिए। पहले आरबीसी पहला था, ये दूसरा प्लेटलेट्स। इयोसिनोफिल जो हमारी है 2 से 3% एलर्जी का काम करती है। बेसोफिल 0.5 से 1%, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करती है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, और उसके बाद हमारा मोनोसाइट 6 से 8%, और लिम्फोसाइट 20 से 25%। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट प्रतिरक्षा के लिए कार्य करते हैं, और ये मोनोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इस प्रकार से है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था ओवरव्यू, इसलिए कि मुझे याद करने में आसानी रहे। तो ये आप लोग भी इसको याद रखिएगा, इस तरह से ये होता है और समझाया जाता है। तो न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट जो होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, और अब मोनोसाइट जो होते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं, जो कि अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करते हैं। और बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन तथा हिपेरिन का स्त्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इयोसिनोफिल्स जो होते हैं 2 से 3% होते हैं, संक्रमण से बचाव करते हैं तथा एलर्जी में सम्मिलित होते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो हमारे होते हैं 20 से 25%, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स।
और दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या था, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, और एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हमारा किसका कितना परसेंटेज है, तो पहले हमारा हम सबसे पहले इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं। तो ये हमारा कितने परसेंट है, 2 से 3% है। फिर उसके बाद बेसोफिल है 0.5 से 1%। फिर न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 65 60 से 65%। फिर मोनोसाइट जो है वो 6 से 8% है, और लिम्फोसाइट 20 से 25% है। लिम्फोसाइट जो है 20 से 25% है। इयोसिनोफिल्स एक बार और, इयोसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3%। बेसोफिल 0.5%, 0.5 से 1%। और बेसोफिल्स कितना होता है, इयोसिनोफिल बेसोफिल 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 बार बताया। अब हम लोग चलते हैं प्लेटलेट्स में, और सबका कार्य क्या है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। इयोसिनोफिल एलर्जी, बेसोफिल बेसो कॉन्ट्रैक्ट डाइल्यूटर होता है, हिस्टामिन सेरोटोनिन का स्राव करता है। न्यूट्रोफिल वो भक्षकाणु की काम करता है, और मोनोसाइट जो होता है हमारे वो भी भक्षकाणु का कार्य, प्रतिरक्षा तंत्र, और लिम्फोसाइट भी वही करते हैं। तो अब हम आ गए प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट अस्थिमज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़े के विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति होती है, और जिससे शरीर में अधिक रक्तस्राव हो जाता है। जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए है वो प्लेटलेट्स ही हमारे जिम्मेदार होते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसको भी बता दिया। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। ये मेगा थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, और मेगा कैरियोसाइट्स भी होती हैं। ये कितने हमारे ब्लड में इनकी ज़रूरत है, और क्या करते हैं, कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिसमें अधिकांश रक्त का थक्का जमाने वाला होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा प्लेटलेट्स भी कंप्लीट हो गया। अब ब्लड ग्रुप है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में विभिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इनमें से मुख्य रूप से एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ रुधिर समूह लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन प्रतिरक्षी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। एंटीजन ए और बी जो प्रतिजन अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह ए बी ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षियों की स्थितियां देखने को तालिका में दर्शाया गया है। अब इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं, बड़े सरल तरीके से, कि जो हमारा रक्त समूह ए बी ओ, तो जिसमें जो प्रतिजन होगा उसमें वो प्रतिरक्षी नहीं होगा। जैसे कि लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए है ना, तो ए का क्या है, ए में जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा की प्रतिरक्षी वो बी है। जो प्रतिजन होगा वो प्रतिरक्षी नहीं होगा। तो उसमें किसको किसको दे सकता है, ए और ओ को। अब बी वाला जो है प्रतिजन बी है, तो उसमें प्रतिरक्षी एंटीजन ए है, तो उसमें वो किसको दे सकता है, बी और ओ को दे सकता है। ए बी वाले में प्रतिजन ए बी है, जब दोनों प्रतिजन हैं तो उसमें तो एंटीबॉडीज उपस्थित होंगे ही नहीं, अनुपस्थित रहेंगे। और ये सबको सबसे रक्तदाता समूह मतलब सबसे ले सकता है। किससे ले लेगा, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले। पर जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें तो एंटीजन होते ही नहीं हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए और बी दोनों। तो ये किससे ले सकता है, ओ वाला हमारा सर्वदाता होता है, और केवल ओ से ही ले सकता है ये, इसलिए कि दोनों एंटीबॉडीज़ इसमें हैं। तो ये जब अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो अगर कि कोई ए बी वाले दे देगा तो उसके बॉडी में रिस्पॉन्स कर देंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे और उसकी ब्लड सेल्स को मार देंगे। तो इससे नुकसान हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, या पता नहीं अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो इस वजह से ये ऐसा इसमें बोला गया है। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके सरल तरीके से समझाया है। दाता और ग्राही के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे कि रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियों से बचा जा सके।
और डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका को दर्शाया गया है। अगर जो भी एंटीजन किसी के बॉडी में है तो वो एंटीबॉडी उसके नहीं होगा। एंटीबॉडी अगर एंटीजन मेरे पास ए है तो मैं किससे, मेरे में एंटीबॉडी बी ना तैयार होगा, मैं बी के प्रति लड़ूंगा। अब ए से तो मेरा है ही, अब जैसे कि ए मेरा दोस्त है तो ए से तो मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं भाई, इसलिए कि वो मेरा दोस्त है, और बी जो है वो मेरा दुश्मन है। तो जो हमारा शरीर होगा, जब मेरा ए दोस्त है तो जानेगा, तो बी के लिए वो विरोधी बनेगा कि भाई जब हमारे पास बी कभी आएगा तो मुझे वो सुरक्षित करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर बी कभी कहीं धोखे से आ गया तो उसे मारने लगेगा, है ना। तो अगर ए ही आएगा, मेरा दोस्त आएगा, तो वो तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, उससे उससे मुझे कोई डर नहीं है। इसी प्रकार से ब्लड में भी होता है कि जो जिसको वो कर दे रहा है तो उसके मिलान में ज़रूरी रहता है। इस प्रकार से बच्चों ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।